Assalamu alaikum. My name is Dr. Adnan Bhatt, and in this video, I'm going to discuss chapter 2, exercise 2.4, question number 39 and 39 and 40. Now, if you read this question, it's about the Celsius and Fahrenheit scales. They have given you 2 points, 5 and 4, 5 and 41, 25 and 77. एंड इफ यू रीड इट केयरफुली तो इसमें लिखा है कि the two temperature scales in has a linear relationship and being graphed with f on vertical axis। इसका मतलब ये है कि आपका जो vertical axis है जिसको हम y कहते हैं उस पे f आएगा। तो f रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपके y को और सेल्सियस स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके x कोऑर्डिनेट को। Okay, now using these 2 points, determine the slope-intercept equation, which allows transformation from Celsius temperature to equivalent Fahrenheit temperature. Identify and interpret the meaning of slope and c-intercept and y-intercept. Now, if you see, first I have copied these 2 points, 5 and 41, 25 and 27, and by using the formula, आपको फॉर्मूला याद होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, यानी हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसको मैं आपका ये जो पेयर है 5 41 और 25 और 77 की, इसको हम इस्तेमाल करके स्लोप निकालेंगे। ओके, नाउ दिस इज योर x, इसको मैं x1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं y1 का नाम दे देता हूँ। नाउ दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2। ओके, अब देखिएगा ये वैल्यू यहाँ आ गई y2 की जगह और ये वाली वैल्यू y1 की जगह आ गई 77 माइनस 41। सिमिलरली 25 जो है वो x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके x1 को। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 36 डिवाइडेड बाई इसको माइनस किया 20, m इज इक्वल टू 1.8। इसका मतलब है आपका जो स्लोप आया है वो 1.8 आ गया है। एंड वी हैव ऑलरेडी नो कि एक फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 is equal to m x minus x1। By using this formula हम बड़े आराम से स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप तो मैं रखूंगा y1, स्लोप रखूंगा 1.8। ये देखिए मैंने ये 1.8 रखा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे y जो है वो f को रिप्रेजेंट कर रहा है या f y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y की जगह f आ गया और पहला पेयर मैंने उठा लिया है। यहाँ पे मैंने 41 लिखा y1 की जगह, m की जगह 1.8, x की जगह आपने c रखा है क्योंकि वो c कोऑर्डिनेट जो c है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू यानी 5 ले ली है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.8 c आ जाएगा और 1.8 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 9। तो ये स्टेप कुछ ऐसे होगा, f माइनस 41 is equal to 1.8 c, 1.8 c माइनस का 9। और अगले स्टेप में जो माइनस का 41 है ये इधर आके प्लस का 41 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। आपको पता है यहाँ हमने स्टैंड अलोन रखना है f को। तो जब सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू 1.8 c प्लस 32। नाउ दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, now, if you read the second requirement, they are asking you to interpret the meaning of slope and the y-intercept and c-intercept. If you see this equation, 1.8 is your slope. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि slope is a change in y with respect to change in x, और ज़्यादा बेहतर है change in 1 unit of x। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि every 1 degree in Celsius scale would be marked or would show 1.8 degree increase in Fahrenheit scale। यानी हर 1 डिग्री इंक्रीज इन सेल्सियस स्केल
जब आपका जो सेल्सियस स्केल है वो 1 डिग्री से बढ़ेगा तो फ़ारेनहाइट स्केल में 1.8 डिग्री का इंक्रीज आपको नजर आएगा। इंक्रीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लस साइन है, तो दोनों में प्लस का यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जब भी आपके सेल्सियस स्केल पे 1 डिग्री इंक्रीज नजर आएगा, उसी वक्त आप फ़ारेनहाइट स्केल पे जाके देखेंगे तो वहां पे 1.8 डिग्री इंक्रीज आपको नजर आ रहा होगा। they have asked you to find the f intercept and c intercept and its meaning। देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि f इंटरसेप्ट के लिए f इंटरसेप्ट यहाँ पे y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। f इंटरसेप्ट का मतलब है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए जरूरी है कि x की वैल्यू जीरो होगी। x की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब ये है कि c की वैल्यू जीरो होगी। तो f इंटरसेप्ट आ रहा है 32। ओके, इसका मतलब ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, व्हेन द सेल्सियस स्केल इज शोइंग जीरो, C is equal to 0, the value on Fahrenheit scale would be 32। जब आपके पास सेल्सियस स्केल आपको शो कर रहा हो कि उस पे जीरो की वैल्यू आ रही है, 0 डिग्री दिखा रहा है, तो फॉरेनहाइट स्केल अगर आप जाके देखेंगे वहाँ पे 32 डिग्री लिखा नजर आ रहा होगा। सिमिलरली सी इंटरसेप्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इंटरसेप्ट को, और एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई का जीरो होना जरूरी है। वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। ओके, नाउ सी इंटरसेप्ट के लिए एफ होना जरूरी है। व्हेन द फॉरेनहाइट स्केल इज शोइंग जीरो, द वैल्यू ऑन सेल्सियस स्केल वुड बी, इसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट, और हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने ये इक्वेशन उतारी, एफ को यहाँ पे जीरो रख दिया, इसलिए कि सी इंटरसेप्ट के लिए एफ की वैल्यू जीरो होना जरूरी है। आपको पता है ये 1.8 इधर है, तो ये प्लस का 32 उधर जाके माइनस का 32 हो गया। सी को स्टैंडर्ड नोट रखना है, तो ये आके यहाँ पे डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद यू आर गेटिंग सी इज इक्वल टू -17.77। नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल पे जीरो नजर आ रहा होगा, तो सेल्सियस स्केल आपको -17.77 की वैल्यू शो कर रहा होगा। Okay, question number 40. Now, if you read this question, इट्स अबाउट अ पेंशन प्लान के टीचर्स जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए एक रिटायरमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है, और उसमें कुछ जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इफ यू रीड दिस इन डिटेल, और इसमें 10 क्वार्टर्स का शेयर की वैल्यू के बारे में बताया गया है, और वी रिप्रेजेंट कर रहा है, वी इज द वैल्यू ऑफ अ शेयर यूनिट इन दिस फंड, और उसको टाइम के साथ रिलेट किया गया है। आपके पास, आप इसको सवाल को पढ़ के देखिएगा, 2 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे भी मेंशन किए हैं और ग्राफ में भी मेंशन किए हैं। और टाइम जो है, जो इसमें एक की चीज जो आपको याद रखनी है, टाइम क्वार्टर्स में मेजर किया जा रहा है। टी इज मेजर इन क्वार्टर्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ CREF मनी मार्केट फंड, और टी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्च 31, यानी मार्च 31 जो है उनका पहला जो है वो क्वार्टर एंड हुआ है, और उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये जो 2 पॉइंट हैं आप देखें तो एक है 6 11.2 और 9 12.4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द 6 क्वार्टर द वैल्यू ऑफ शेयर इज $11.32। Similarly, at the end of ninth quarter, the value of share is 12.2404। Okay, now what is the first requirement? Determine the slope intercept form। आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट स्लोप। वंस वी हैव अ स्लोप m, और इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका y है। लेबलिंग कर देते हैं, इसको 1 1 की लेबलिंग कर देते हैं, तो इसको 2 2 की लेबलिंग कर देते हैं। 12.04 माइनस 11.32 32 divided by 9 minus x। Now if you see, this is the solution of it। ये मैंने वर्बली जिक्र कर दिया था। 12.04 माइनस 11.2 9 माइनस 6 0.72, m इज इक्वल टू 0.24। ये हमारा जो है स्लोप आ गया। नाउ बाय यूजिंग दिस स्लोप हमें इक्वेशन पता है, y माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बिल्कुल आराम से हम इस इक्वेशन में
वैल्यूज पुट करने वाले हैं। y की जगह v है, क्योंकि वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है -11.32। ये आपका, ये y की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट की है, ये स्लोप की वैल्यू यहाँ से पुट की है, और ये जो 6 है ये उठा के मैंने x1 के तौर पे यहाँ रख दिया है। सॉल्व किया है, 0.24t माइनस 0.24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 11.2 यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा v इज इक्वल टू 0.24 प्लस 9.8t। और यहाँ पे क्योंकि हम रिपीटेडली ये देख चुके हैं, ये आपका स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ना, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट नंबर बी? आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप। आपने स्लोप को इंटरप्रेट करना है। ना, इफ यू रीड कि आपका जो स्लोप है वो है 0.24, इसका मतलब ये है एव मीन्स एव आफ्टर एवरी क्वार्टर। देखिए जो टी, ये मैंने अभी शुरू में कहा था कि जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वार्टर को। इट इज मेजर्ड ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी अगर ये वन लिखा है तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर नंबर वन, अगर T2 है तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर नंबर टू। तो एवरी क्वार्टर द वैल्यू ऑफ शेयर इज इंक्रीज बाय 0.24 डॉलर। 0.24 क्योंकि प्लस का है तो इसलिए हम इंक्रीज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay, now if you see the requirement number C, forecast the value per share on June 30, 1991 and March। ओके, इन्होंने यहाँ पे दो टाइम फ्रेम दिए हैं, तो आपको इसको ज़रा थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेट करना है कि जब 1991 का जून आएगा तो उस वक्त कौन सा क्वार्टर होगा। आसान सा तरीका यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्च का 89 जो है वो 4 है, और 90 का मार्च 89 4 है, मार्च 90 जो है वो 8 है। तो सिमिलरली आगे हम चले जाएं और हम लगाएं तो मार्च 91 वो 12 हो जाएगा, 91 वो 12 हो जाएगा। 12 पे आप खड़े हैं और उससे आगे आपने जून तक जाना है, यानी एक क्वार्टर आगे जाना है। इसका मतलब है 12 + 1 13 जो है वो आपका टी हो गया पहला वाला। इसका मतलब ये है कि जून 30 1991 में आप जब खड़े होंगे तो क्वार्टर नंबर 13 एंड हो चुका होगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने यहाँ पे जून 1991 जो लिया है उसको t इज इक्वल टू 13 लिया है। इफ यू गेट इट क्लियरली तो बाकी काम बड़ा आसान है। आपकी जो इक्वेशन है वो है 0.2t + 9, तो मैंने t की जगह लिखा है 13। मैंने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3.12 आया है, 9.8 में इनको मैंने ऐड किया है। माई टोटल वैल्यू इज $13। मतलब ये है कि 13वें सेमेस्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में, जो जून 1991 में होगा, इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि आपका जो शेयर वैल्यू है वो $13 तक जा चुकी होगी। सिमिलरली जो सेकंड टाइम पीरियड इन्होंने दिया था वो था मार्च 31, 1992। आपको पता है 91 के एंड तक हम 12 पे थे, और मैं अगर पूरे एक साल स्ट्रेच कर दूं और मार्च 92 लिख दूं इसे, 92 जो बिल्कुल रिक्वायर्ड पीरियड एग्जैक्टली यही है, तो ये 4 8 12 और ट्रेंड बता रहा है कि 16। आप इसको ऑन यू कैन काउंट इट ऑन फिंगर्स इवन, और लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। तो 16 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा 16 है। और मैंने यहाँ पे 0.24 के साथ 16 को मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 3.84 प्लस 9.8 13.72। इट मीन्स एट द एंड ऑफ द 16th quarter, the value of the share would be 13.72.